हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। आपके 16 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और थोड़ा सा लेंथी है। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, रिमेंबर रखने पड़ेंगे, बिकॉज सिर्फ समझना नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ट्रांजिशन क्या है, सेग्रीगेशन क्या है और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। ट्रांजिशन मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए हैं। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब हम पहले सेपरेट कर देते थे, अलग कर देते थे। कोई डिसेबल्ड है, कोई समझने स्लो लर्नर है, किसी को समझ नहीं आ रहा, उसको अलग कर दो। नॉर्मल चिल्ड्रंस को अलग कर दो। ठीक है, ग्रुप्स बना दो, अलग स्कूल बना दो, अलग जगह बिठा दो। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि नहीं, सेग्रीगेट करना सही नहीं है। जिन बच्चों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिन बच्चों को हम अपने नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूड करके उनको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा के उनको हम उन्हीं के साथ पढ़ाई मुहैया करवा सकते हैं, उन्हीं के साथ हम उनको लर्निंग करवा सकते हैं, तो वो हो गई इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ट्रांजिशन किया हमने सेग्रीगेशन से इंक्लूसिव तक। तो ये आसान नहीं था, बहुत ही लंबा सफ़र था। इसको हम पढ़ेंगे कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक चला। द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन नेवर रिसीव्ड सच कंसिडरेशन एंड स्पेशल एफर्ट्स इन पास्ट एज इन प्रेजेंट। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं पुराने ज़माने में, जो कि आज उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो जितने भी आज एजुकेशन है, जितनी भी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क हुआ है, जितने भी एजुकेशंस ने वर्क किया है, तो पहले के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता था या बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। इन द फर्स्ट फेज डिसेबल्ड चिल्ड्रन वर निगलेक्टेड, दे वर कंसिडर्ड एज कर्स ऑफ गॉड एंड बर्डन फॉर द पेरेंट्स, दे वर ऑफन किल्ड बाय द पेरेंट्स। ठीक है, पहले ज़माने में जब बच्चे अगर डिसेबल्ड पैदा हो जाते थे, हैंडीकैप या फिर मेंटली हैंडीकैप, किसी भी तरह का कोई उनमें डिसेबिलिटी थी, तो उनको बोला जाता था कि एक तरह से श्राप है, भगवान का कर्स है, जो कि पेरेंट्स को ऊपर एक बहुत ही बड़ा बर्डन है, और कभी कभी पेरेंट्स उनको मार भी दिया करते थे। ठीक है, फिर एक नया दौर आया। इन द सेकेंड फेज द डिसेबल्ड चिल्ड्रन वर केप्ट इन प्रोटेक्शन एंड वॉचशिप. Disabled children were considered useless and incapable of doing anything on their own. No attempt was made for their education, training and rehabilitation. फिर एक नया दौर आया जब उन बच्चों को हम अलग कर देते थे और उनको एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में उनको हम बिठा देते थे। उनको हम ये माना जाता था कि ये बिल्कुल ही यूजलेस हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, ये कुछ कर नहीं सकते लाइफ में, इनको बस बेसिक जो इनकी नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी कर दें और इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दें, बस इतना उनको प्रोवाइड करवा दिया जाता था। और उनकी एजुकेशन, ट्रेनिंग या उनकी ऊपर कोई भी किसी भी तरह का वर्क नहीं किया जाता था। ठीक है, इन द नेक्स्ट फेज एन अटेम्प्ट वॉज मेड फॉर देयर एजुकेशन, बट डिसेबल्ड चिल्ड्रन वर कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर पीयर्स। फिर धीरे धीरे उनकी एजुकेशन पे भी बात होने लगी, बट उनको नॉर्मल चिल्ड्रन के से बिल्कुल अलग कर दिया गया था कि वो नॉर्मल चिल्ड्रंस के जितना एजुकेशन नहीं ले सकते या फिर उनको उनके साथ एजुकेशन हम नहीं दे सकते। दे वर कंसिडर्ड टू बी इनकेपेबल ऑफ रिसीविंग एजुकेशन इन जनरल स्कूल्स. Thus special schools and institutions were established in different countries. ठीक है, ये माना गया था कि जनरल स्कूल्स में हम उनको पढ़ाई नहीं करवा सकते, तो फिर अलग से स्पेशल स्कूल्स खोल दिए गए. These children were taught in segregation from normal children. In 1555, Spanish monk Pedro Ponce de Leon taught a small number of deaf children to read, write, speak and learn academic subjects. बहुत ही पुरानी बात है। इन 1555, ये जो कुछ कुछ मैंने नाम दिया, कुछ कुछ ईयर्स दिए हैं, इनको आप याद कर लें। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये लिखना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन आप किस तरह से बताएंगे, ट्रांजिशन कब से शुरू हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा, तो वो ईयर और कुछ जो नेम्स हैं उनको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने वर्क किया था डेफ चिल्ड्रंस के ऊपर, उनको थोड़ा किस तरह से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उनको हम लैंग्वेज सिखाई जाए, किस तरह से उनके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर हम वर्क करें।
उसके बाद 1620 में जॉन पैब्लो बॉनट रोट द फर्स्ट बुक ऑन द एजुकेशन ऑफ द डेफ दैट इज़ बीइंग यूज्ड इवन टुडे। ठीक है, 1620 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जो आज भी रेफर की जाती है डेफ के ऊपर। दैट वाज द फर्स्ट बुक ऑन एजुकेशन ऑफ द डेफ। The first school for the deaf in Great Britain was established in 1767। ठीक है, ये जो कुछ ईयर्स है ना, ये आप एक नोटबुक में लिख लेना, ईयर्स लिख लेना और उस ईयर में क्या काम हुआ था वो लिख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दो बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सेग्रीगेटेड एजुकेशन ओरिजिनेटेड विद द वर्क ऑफ जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड। ठीक है, अभी 1767 तक जो भी काम हुआ था वो भी इतना प्रोमिनेंट नहीं था, इतना इतना लाइमलाइट में नहीं आया था, जब तक कि जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड ने जब वर्क किया तो उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट में आने लगी ये सब चीज़ें। ही एजुकेटेड अ वाइल्ड बॉय ऑफ 11 or 12 years नेम्ड विक्टर। Boy was abandoned in a forest in southern France at the age of 3 or 4. His work with Victor firmly established that the retarded could learn and improve। ठीक है, एक बच्चा जो कि 3-4 साल का जब था उसको जंगल में छोड़ दिया गया था, और जब वो 11-12 साल का था तब वो पाया गया जंगल से, जो उसका जो अपीयरेंस था वो बिल्कुल ही जंगली था, बिल्कुल ही जंगली था। ही वॉज नेक्ड एट दैट टाइम जबकि वो पाया गया था। और वो चीज़ों को आप यूट्यूब पे भी देखेंगे ना, आपको कुछ कुछ उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। ही वाज सेड टू बी अ रियल मोगली ऑफ दैट टाइम। ठीक है, कि वो जंगल में रहा, किस तरह से उसने सर्वाइव किया, क्या वो खाता था, किस तरह से वो अपना फूड लेता था, स्मेल से वो अपना फूड पहचानता था, उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज नहीं थी, सिर्फ येस और नो आई थिंक वो बोलता था। तो उस पर वर्क किया था जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड ने। उन्होंने उसको इस तरह से इम्प्रूव किया कि वो रिमार्केबली दिखने लगा था कि हाँ, एक जंगली बच्चे को भी वो एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करवा सकते हैं। उसको उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, उसको थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आने लगी। ठीक है, उसको थोड़ी थोड़ी सोसाइटी की समझ आने लगी। तो किस तरह से उन्होंने उस पर वर्क किया, दैट वॉज रिमार्केबल। उससे पता लगा कि एक मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को भी आप सिखा सकते हैं, आप समझा सकते हैं, वो भी लर्न कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century in 1817 थॉमस हॉपकिंस गलब्रेट established the first American residential school for the deaf in 1817 in Hartford. In 1837 एडवर्ड सीग्यून established the first public school in Paris। देखिए आप, डिफरेंट कंट्रीज़ में स्कूल्स खुलने लगे, इनके ऊपर वर्क होने लगा, उनके एजुकेशन के ऊपर वर्क होने लगा। कुछ नाम थे कि जो हिस्ट्री में आज तक लिए जाते हैं, जिनको आज भी रेफ़र किया जाता है कि उन्होंने क्या वर्क किया था उन लोगों के ऊपर, कौन कौन सी बुक्स लिखी थी। लुइस ब्रेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड। Braille was blind and developed a revolutionary system of reading and writing for the blind। वो खुद ब्लाइंड थे, उन्होंने ऐसा काम किया था, उनके ऊपर इस तरह की बुक्स लिखी थी, और उनके रीडिंग एंड राइटिंग ब्लाइंड बच्चों की कैसे इम्प्रूव की जा सकती है उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया था। ठीक है, सैमुअल गुडली हाउ वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फिजिशियन इन US टू डेवलप कीन इंटरेस्ट इन एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये कुछ 4-5 नाम है, अगर आप लिख के आएंगे तो टीचर के ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, कुछ एक दो अगर आप मिस भी कर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, बट ट्राई टू रिमेंबर सम ऑफ दीज नेम्स। Second half of 19th century, during this period the focus of efforts changed from cure of physically disabled to their permanent segregation from the majority of community। अभी सेकेंड हाफ में क्या हुआ 19th century में कि सिर्फ हमें उनको क्योर नहीं करना है, सिर्फ उनको हमें फिज़िकली जो भी डिसेबल हैं उनको हमें बचा के नहीं रखना है, उनको हमें क्योर नहीं करना है, उनको हमें परमानेंट सेग्रीगेट करके, मेजॉरिटी से सेग्रीगेट करके उन्हें हमें अलग स्पेशल स्कूल्स में उनको हमें अच्छी एजुकेशन देनी है। इस पे वर्क किया गया। सेपरेट रेजिडेंशियल एंड डे स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड, कंपल्सरी स्कूल अटेंडेंस बनाई गई, अनग्रेडेड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग बिगेन फॉर मेंटली रिटार्डेड, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मेंटली डेफिशिएंट वाज फाउंडेड इन 1876। ठीक है, स्कूल्स तो आपने खोल दिए, फिर उसके बाद बच्चे उसमें एनरोल हो और वो रेगुलर उसमें आए और कंपल्सरी अटेंडेंस लगाई जाए। ठीक है, उसके बाद अनग्रेडेड उनको
एकेडमिक्स में डाला जाए कि हम उनको ग्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी लर्निंग पे ध्यान देंगे कि वो लर्न कर सके स्कूल्स में आके। तो ये कुछ काम थे जो सेकेंड हाफ में हुए। फिर अर्ली 20th सेंचुरी, अमेरिकन कांग्रेस रियलाइजिंग द नीड फॉर स्पीडी केयर फॉर रिटार्डेड चिल्ड्रन एस्टैब्लिश द चिल्ड्रन ब्यूरो इन 1912। ठीक है, 1912 में चिल्ड्रन ब्यूरो बनाया गया अमेरिकन कांग्रेस द्वारा। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए गए जो कि स्पेशल स्कूल्स में पढ़ा सकें। स्टेट्स जो है एक्स्ट्रा फंड्स प्रोवाइड करवाने लगी ऐसे स्कूल्स को, ऐसी ट्रेनिंग ग्रुप्स को। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन सेवरल कंट्रीज, लाइक अलग से एक डिपार्टमेंट हर कंट्रीज़ में इसके ऊपर बनाना शुरू हो गया। ठीक है, लेट 20th सेंचुरी, मैंने जो कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना वो मैंने आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को बहुत लेंथी भी ना लगे। आप बुक्स खोल के देखेंगे तो इतनी लेंथी चीज़ें हैं, इतना लेंथी मटेरियल उसमें है कि आप वो पेजेस में ही गुम हो जाएंगे कहीं कि कहाँ पढ़ना है और कहाँ जाना है। तो इसलिए आपके लिए कुछ शॉर्ट में नोट्स हैं ताकि आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। अगर इतने शॉर्ट में नोट्स भी अगर आप लिख कर आएंगे ना तो दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लें और जो कि कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मेन ईयर्स हैं कि 19th सेंचुरी में क्या काम हुआ, 20th सेंचुरी में क्या काम हुआ, तभी तो आप ट्रांजिशन दिखा पाएंगे ना। फिर देखते हैं लेट 20th सेंचुरी में क्या हुआ। नेशनल एसोसिएशन फॉर रिटार्डेड चिल्ड्रन वाज एस्टैब्लिश्ड इन अमेरिका इन 1950। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वाज फाउंडेड। ठीक है, लेट 20th सेंचुरी में कुछ इस पे काम हुआ कि रिटार्डेड चिल्ड्रन के ऊपर कुछ नेशनल एसोसिएशन बन गई जो कि अमेरिका में थी इन 1950। इंटरनेशनल काउंसिल बन गई फॉर द एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक है, डिस्पाइट द एनर्जी, ऑप्टिमिज्म एंड अचीवमेंट ऑफ दी स्पेशल एजुकेशन, इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, इतना सब काम होने के बाद भी जो कि ये आपकी सेपरेट सेग्रीगेटेड एजुकेशन थी वो धीरे धीरे अपना महत्व खोने लगी, धीरे धीरे वो अपना मोमेंटम खोने लगी। क्या कारण थे कि उसको इतना इतना इम्पोर्टेंस उसकी जो थी वो घट रही थी। टू मच एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स फॉर देयर डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू अचीव मिरेकलस क्योर वेरी सून। जब पेरेंट्स अपने डिसेबल्ड बच्चों को स्कूल में उन्होंने डाला, सेग्रीगेटेड स्कूल्स में, सेपरेट स्कूल्स में उन्होंने डाला, तो उन्होंने मिरेकल की उम्मीद करी कि हम सेपरेट स्कूल में जा रहे हैं, अब हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, अब तो मिरेकल हो जाएगा और हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करने लगेगा। तो दीज थिंग्स टेक्स टाइम, दीज थिंग्स रियली टेक्स टाइम। ये एक कंबाइंड एफर्ट्स होता है स्कूल का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, बिहेवियर का, हर इंसान का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है अगर कोई भी डिसेबल्ड बच्चा है। ठीक है, मिरेकल नेवर हैपन्स इन दीज केसेस। The idea that the disabled were inherently inferior than normal children, एक ये आइडिया आने लगा कि अगर हम उसमें सेग्रीगेटेड स्कूल्स में डालेंगे तो एक इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स आने लगा उन बच्चों में कि हम इन्फीरियर हैं, हम नॉर्मल स्कूल्स में नहीं जा सकते, हम उनके साथ नहीं पढ़ सकते, तो एक इन्फीरियरिटी वाली चीज़ आने लगी। डिसएग्रीमेंट अमंग प्रोफेशनल्स अबाउट द एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ एजुकेशन, डिसएग्रीमेंट होने लगा आपस में प्रोफेशनल्स में, जो भी टीचर्स हैं सब में, कि किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से नहीं पढ़ाना है, उनको आपस में ही एक कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अगर आप अलग से एक सेपरेट स्कूल्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अलग से फंड्स चाहिए, तो उसकी भी कमी थी। इमरजेंस कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट एंड मेन स्ट्रीमिंग, धीरे धीरे नया कॉन्सेप्ट आने लगा मेन स्ट्रीमिंग का और लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का। ठीक है, वो क्या है वो हम पढ़ेंगे अभी। मेन स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट आने लगा। मेन स्ट्रीमिंग रेफर्स टू एन एजुकेशनल प्लेसमेंट प्रोसीजर एंड प्रोसेस इन विच डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर एजुकेटेड इन द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट टू सेटिस्फैक्ट्री प्रोवाइड फॉर देयर एजुकेशन एंड रिलेटेड नीड्स। जो कि डिसेबल्ड बच्चे हैं, ये कोशिश की जाने लगी कि उनको हम अलग स्कूल में ना भेज करके उनको हम नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाएं। कुछ डिसेबिलिटीज़ भी, अगर कुछ हद तक है डिसेबल बच्चा, बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी अगर नहीं है तो इस तरह की कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम नॉर्मल स्कूल में अकोमोडेट कर सकें, बट उसमें टीचर्स का, सोसाइटी का, हर इंसान का उसमें रोल रहेगा। ठीक है,
The concept of mainstreaming owes its origin in the work and ideas of S.G. Howe, who took keen interest in education of deaf and blind children. S.G. Howe ने इस पे काफ़ी काम किया था, जो कि उन्होंने इंटरेस्ट लिया था कि एजुकेशन ऑफ डेफ एंड ब्लाइंड चिल्ड्रन, उन्होंने मेन स्ट्रीमिंग को बढ़ावा दिया था. हाउ स्ट्रेस दैट ब्लाइंड चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड इन रेगुलर स्कूल्स. उनका कहना था कि ब्लाइंड चिल्ड्रंस को भी हम रेगुलर स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं. ठीक है, कुछ इस तरह की उनकी किताबें होंगी जिससे वो पढ़ सके. It was in 1975 that the concept of mainstreaming was introduced in Education for All the Handicapped Act. एक एक्ट आया था यूएसए में जिसमें मेन स्ट्रीमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1975. Many educationists nullify the idea of special or segregated education on the ground that it does not equalize educational opportunities. ठीक है, काफ़ी एजुकेशनिस्ट ने इसको आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था, स्पेशल और सेग्रीगेटेड एजुकेशन को, बिकॉज स्पेशल क्लासेस क्रिएट अ फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अमंग चिल्ड्रन. ग्रेजुअली द सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेग्रीगेटेड ग्रुप एंड अदर ग्रुप इंक्रीजेस. ठीक है, नॉर्मल बच्चों और डिसेबल बच्चों के बीच में एक जो गैप था वो बढ़ने लगा था, उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा था. इस वजह से उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था. एजुकेशनिस्ट जस्टिफाई दिस इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर फॉलोइंग पॉइंट्स. ठीक है, आज की डेट में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे कुछ हद तक की जो डिसेबिलिटी है उन बच्चों को हम नॉर्मल स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं. बट ऐसा नहीं है कि स्पेशल स्कूल्स को आप एकदम से नलिफाई कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम नॉर्मल स्कूल्स में भेजेंगे तो वहाँ पे शायद वो एडजस्ट ना हो पाएँ, तो उनको स्पेशल स्कूल्स की ही ज़रूरत है. और स्पेशल स्कूल में भेजने के बाद उनमें काफ़ी फ़र्क भी देखा गया है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखा गया है. तो ये उस टाइम की बात है, अराउंड 1500, 1700, 1800, 1900, जबकि इतनी सारी टेक्निक्स नहीं थी. आजकल के ज़माने में टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं. तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अपने अलग फ़ायदे हैं अगर बच्चा एकोमोडेट कर सकता है. इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर बच्चा, उसकी सोसाइटी, उसकी टीचर्स, ये एक जो कंबाइंड एफर्ट्स होते हैं, अगर बच्चा एकोमोडेट कर सकता है तो उसको ज़रूर डालना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में. बट अगर बच्चा एकोमोडेट नहीं कर सकता, यू कैन डिस्कस विद योर टीचर्स, योर साइकोलॉजिस्ट. आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं. तो आई थिंक देन वी शुड गो फॉर द स्पेशल स्कूल्स. तो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर जोर क्यों दिया गया था? नॉर्मल मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज़ पॉसिबल, सोशल इंटीग्रेशन इज़ इंश्योर्ड, लेस एक्सपेंसिव. इंक्लूसिव एजुकेशन जो है लेस एक्सपेंसिव है, आपको अलग से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए. वो स्कूल्स तो आपके पास हैं ही, क्लासेस तो हैं ही, टीचर्स तो हैं ही. आप उनके साथ जो थोड़े डिसेबल बच्चे हैं उनको आप बैठा के उनको एजुकेशन दे सकते हैं विद डिफरेंट टेक्निक्स. ठीक है, उनके साथ अगर बच्चे रहेंगे, उनकी मेंटल ग्रोथ, उनकी मोटिवेशन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव रहेगा, बचाए कि अगर उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले. ठीक है, इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन. एकेडमिक इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल थ्रू इंक्लूसिव सेटअप्स. ठीक है, इंटीग्रेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिक्सअप कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम ला सके, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन. एकेडमिक इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल थ्रू इंक्लूसिव सेटअप्स. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज़ मेंटेन. हम किस तरह से बच्चों को, दोनों बच्चों को एक ही एकेडमिक्स प्रोवाइड करवा सके, एक ही करिकुलम के अंदर हम उन बच्चों को पढ़ा सके, इक्वलिटी मेंटेन कर सके. हैंडीकैप पर्सन इंजॉय द सेम राइट एज द रेस्ट. कि अगर कोई हैंडीकैप है तो उसको ये ना लगे कि मैं हैंडीकैप हूँ, मैं भी नॉर्मल बच्चों की तरह वर्क कर सकता हूँ. तो इस तरह का एनवायरनमेंट, ये स्कूल्स की जिम्मेदारी है, इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएं कि किसी को भी इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स ना आए. सब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे और सब बच्चे इक्वल समझें एक दूसरे के साथ, किसी को भी वो इन्फीरियरिटी की नज़र से ना देखें. दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनवायरमेंटल कंडीशंस अवेलेबल टू द रेस्ट. ठीक है, उनको भी हक है कि वो उस तरह के एनवायरनमेंट में रह सके, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सके, उस तरह के नॉर्मल बच्चों को जो एजुकेशन मिल रहा है वो भी उस तरह का एजुकेशन ले सकें. दे हैव एक्सेस टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइक एनी अदर सिटीजन. दे आर ट्रीटेड एज इक्वल पार्टनर्स इन द कम्युनिटी. ठीक है, स्कूल से ही हमारी कम्युनिटी बनती है. स्कूल के अंदर अगर बच्चे सीखेंगे कि हमें उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से हम
उनको अपने साथ लेकर के चलना है, और डिसेबल्ड बच्चों को किस तरह से उनके साथ नॉर्मल बच्चों के साथ बिहेव करना है, तो दोनों आपस में मिंगल हो सके, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है आपके आने वाली कम्युनिटी के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो ये था ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको तोते की तरह रटनी है, तो वो आपको करना पड़ेगा। मेरा काम था आपको समझाना। कुछ अगर नहीं समझ में आया या कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं। सो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।